हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। स्वागत है आपका मिशन केवीएस में। आज है चौथी वीडियो बिहार बीपीएससी के पेपर को प्रिपेयर करने के लिए, लास्ट मिनट रिवीजन करने के लिए। अगर आप लोगों ने अभी तक एससीईआरटी नहीं करी है तो ये जो लगातार बैक टू बैक वीडियोज़ आ रही हैं इनको भी देख लेंगे तो आपका काफ़ी काम कवर हो जाएगा। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो अगर हिंदी में है पूरी तो उसको इंग्लिश में कहीं ना कहीं कोशिश की जाएगी समझाने की, ताकि दोनों लैंग्वेज का फ़ायदा हो। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो बिना सोचे समझे अच्छे से पढ़ के जाओ और खूब सारे क्वेश्चन अटेंड करो। बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व, फेमस पर्सनैलिटीज़ ऑफ बिहार, आज ये टॉपिक रहेगा। फटाफट कवर करते हैं इसको, इसके बाद शाम को एक वीडियो और है, ठीक है। तो बिहार में समय समय पर बहुत सारे प्रमुख व्यक्तित्व उभर कर आए हैं, चाहे वो एंशियंट टाइम हो, चाहे वो मिडीवल पीरियड हो, चाहे वो मॉडर्न पीरियड हो, यानी प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारत में बिहार में बहुत सारे अलग अलग पर्सनैलिटी उभर के आए हैं। तो इनको हम जरूर पढ़ेंगे क्योंकि फेमस पर्सनैलिटी से क्वेश्चन आ सकता है, तो हमें रिस्क नहीं लेना एक भी नंबर का। अगर हम प्राचीन काल यानी एंशियंट टाइम की बात करें तो सबसे प्रसिद्ध पर्सनैलिटी तो हर कोई जानता है बिहार में। अगर बिहार को कोई जानता है तो वो गौतम बुद्ध के कारण जानता है, क्योंकि बुद्ध जो धर्म है, रिलीजन है, कई सारी कंट्रीज़ में फैला हुआ है। वो रिलीजन की देन और शुरुआत कहाँ से हुई? बिहार से हुई है। तो बौद्ध धर्म के प्रथम संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म बिहार में ही 563 ईसा पूर्व में हुआ था। वे शाक्य कबीले के क्षत्रिय थे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। ये बोध गया फल्गु नदी के किनारे, निरंजना नदी फल्गु नदी के किनारे पर, ठीक है। बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण यानी इनका देह त्याग हो गया था, ठीक है। उन्होंने मध्यम मार्ग की बात की थी, 4 सत्य बताए थे। मध्यम मध्यम मार्ग बताया था, बीच का रास्ता बताया था, संसार दुखों का केंद्र, ऐसे करके इन्होंने बातें बोली थी। इसके बाद अगला जो रिलीजन है जैन धर्म के सबसे प्रसिद्ध जो तीर्थंकर थे महावीर स्वामी जैन। उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। उनका संबंध ज्ञात्रक कुल से था। महात्मा बुद्ध का संबंध था शाक्य कबीले से। महावीर स्वामी का जो संबंध था वो ज्ञात्रक कुल से था। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। उन्होंने 12 वर्ष की कठोर तपस्या की और जिरिम्बिक गांव में रेजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे कैवल्य जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति करने को, यानी परमात्मा का अनंत ज्ञान प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसको कैवल्य ज्ञान प्राप्त करना कहते हैं। उन्हें 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में मोक्ष की प्राप्ति हुई। अब यहीं पे मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ। महात्मा बुद्ध जब अपने स्ट्रगलिंग फेज में थे ज्ञान को प्राप्त करने के, तो उनको 2 गुरु मिले थे जिनकी चर्चा मैंने प्रश्नों वाली सीरीज़ में की हुई है। उन 2 गुरुओं के नाम आप इस कमेंट सेक्शन के कमेंट में बताओगे, ठीक है। इसके बाद अगली जो प्रमुख व्यक्तित्व है यहाँ पर वो है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य हम सब जानते हैं, मगध साम्राज्य के अंत के बाद मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य पहला राजा बना। चाणक्य की सहायता से नंद वंश को समाप्त करके धनानंद को जो नंद वंश है उसका खात्मा करके 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। उन्होंने प्रथम बार भारत के विशाल साम्राज्य को संगठित रूप प्रदान किया और मौर्य वंश एक ऐसा वंश था, भले ही बहुत कम साल, लगभग 187 के आसपास चला होगा, ठीक है, लेकिन इसने जो इफ़ेक्ट छोड़ा भारत पे वो आज भी कहीं ना कहीं नज़र आ जाता है। तो इनका इफ़ेक्ट बहुत रहा था, मौर्य वंश का बहुत तगड़ा इफ़ेक्ट रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, बिंबिसार हो गया, अशोक हो गया, ठीक है। तो इस तरह के लोग हो गए। चाणक्य, कौटिल्य चाणक्य कह लो, विष्णुगुप्त कह लो, चंद्रगुप्त मौर्य के राजगुरु एवं प्रधानमंत्री चाणक्य थे। उन्हें राजनीति और प्रशासनिक विषय पर आधारित पुस्तक एक अर्थशास्त्र लिखी थी। अर्थशास्त्र इनकी एक रचना है, ठीक है। और एक थ्योरी ये भी है कि भाई अर्थशास्त्र पूरी तरीके से चाणक्य ने नहीं लिखी, इसमें उसने कुछ पोर्शंस डाले थे अपने, इसके लेखक एक से अधिक हैं। अब ये कितना सत्य है मुझे नहीं पता, हो सकता है सत्य है और हो भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अशोक, सबसे प्रसिद्ध राजा और सबसे महान राजा, कलिंग के युद्ध के बाद हृदय परिवर्तन और बौद्ध धर्म को अपनाया। कुछ लोगों का कहना ऐसा भी है कि कलिंग के युद्ध से पहले ही बौद्ध धर्म अपना लिया था, बट जो किताबों में लिखा है हमको उसके हिसाब से चलना है। एससीईआरटी में भी यही लिखा है कि कलिंग के युद्ध के बाद ही उसने बौद्ध धर्म को अपनाया था, ठीक है। और उसके बाद धम्म की स्थापना के लिए धम्म महामातों की नियुक्ति करी और फिर शिलालेखों को गढ़वाना शुरू किया, स्तूप का निर्माण करवाया। जो बौद्ध धर्म है उनके ज्ञान को अपनी जो उनके पुत्र पुत्री हैं वो गए थे श्रीलंका तक उनका ज्ञान लेके, संघमित्रा वगैरह, ठीक है। संघमित्रा उनकी पुत्री का नाम था।
आर्यभट्ट। आर्यभट्ट गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। गुप्त काल जो था उसको स्वर्णिम एज कहते हैं भारत का, सिर्फ इसलिए नहीं कि उस समय सोने के सिक्के चल रहे थे, यहाँ पे और भी कई रीज़न है, बहुत ज्ञान वगैरह और आर्किटेक्चर वगैरह का एक बढ़ोतरी हो रही थी, इस चक्कर में उसको गोल्डन पीरियड कह देते हैं। आर्यभट्ट गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। उन्होंने बीज गणित जो है उसकी आधारशिला रखी। उन्होंने आर्यभट्टी नियम एवं आर्य सिद्धांत की रचना की। उन्होंने दशमलव एवं शून्य का आविष्कार किया। आर्यभट्ट को हम सब जानते हैं और ये इनका योगदान था। याज्ञवल्क्य, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। याज्ञवल्क्य मिथिला के राजा जनक के समकालीन थे, कंटेम्प्रेरी थे। उन्होंने शतपथ ब्राह्मण, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि की रचना की है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रख लेना। मैं थोड़ी स्पीड में चल रहा हूँ ताकि आपको फटाफट सारी चीज़ें मिलती जाए। पाणिनि एक संस्कृत व्याकरण की रचना की थी इन्होंने। अष्टाध्यायी बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछ लेता है कि अष्टाध्यायी की रचना किसने की है, तो पाणिनि की अष्टाध्यायी थी। ठीक है। जीवक बिंबिसार के समकालीन थे। वे एक प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। जीवक ने महात्मा बुद्ध एवं उज्जैन के राजा प्रद्योत का उपचार किया था। और इसके बाद आता है अश्वघोष बौद्ध महाकवि एवं दार्शनिक थे। वे कनिष्क के समकालीन थे। कनिष्क किस वंश का राजा था, यह आपको बताना है मुझे। उनकी प्रसिद्ध रचना बुद्ध चरितम थी। इसके बाद बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र की, देखो जैसे पाणिनि के अष्टाध्यायी, बाणभट्ट का हर्ष चरित्र, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में कॉमन है। जीएस के पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चंस आ जाते हैं बहुत बार, तो आपको पता होना चाहिए। बाणभट्ट हर्षवर्धन के समकालीन यानी कंटेम्प्रेरी थे। उन्होंने हर्ष चरित्र एवं कदम्बवरी की रचना की। कदम्बवरी विश्व का सबसे प्राचीन उपन्यास है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। दीपांकर श्री ज्ञान विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध आचार्य थे। उन्हें तिब्बत शासक के निमंत्रण पर तिब्बत भेजा गया था। वे बुद्ध धर्म के प्रमुख ज्ञाता रहे थे। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका मंडन मिश्र। मिथिला क्षेत्र के प्रसिद्ध विद्वान एवं दार्शनिक थे। उन्होंने शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ किया था। ठीक है, शास्त्रार्थ किया था शंकराचार्य के साथ, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है। इसके बाद मध्यकालीन मिडिवल पीरियड में बिहार में कौन कौन सी फेमस पर्सनैलिटी उभर कर सामने आई, तो सबसे पहली है माखदूम शरफुद्दीन याहिया मनेरी। वे 14वीं सदी में बिहार के प्रसिद्ध सूफी संत थे। उन्होंने फिरदौसी संप्रदाय का बिहार में प्रचार प्रसार किया। फिरदौसी संप्रदाय को बिहार में फैलाने का श्रेय मखदूम शरफुद्दीन याहिया मनेरी को जाता है। शेरशाह भारत का सर्वश्रेष्ठ अफगान शासक जिसने मुगल सत्ता को समाप्त कर दिया। मुगल सत्ता को समाप्त करने का श्रेय शेरशाह को जाता है और इसने सूर्यवंश की स्थापना की थी। शेरशाह को उसके प्रशासनिक सुधार के लिए जाना जाता है। विद्यापति बहुत ही फेमस है। ठीक है, इनके बारे में कुछ फैक्ट्स है जो आपको पता होना चाहिए इन जनरल भी। विद्यापति बिहार के दरभंगा के प्रसिद्ध श्रृंगार रस कवि हैं। एनसीईआरटी के बुक्स में भी इनकी कविताएं डाली गई हैं। ठीक है, उनकी मैथिली और संस्कृत की रचना काफ़ी प्रसिद्ध है। उनकी प्रमुख संस्कृत रचनाओं में पुराण संग्रह, विभासागर, गंगा काव्यावली प्रमुख है। उन्हें मिथिला कवि कोकिल कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हु इज़ नोन एज मैथिल कवि कोकिल, मैथिल कवि कोकिल के नाम से किसको जाना जाता है, तो विद्यापति जी को जाना जाता है। इसके बाद सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी, इन्होंने सिख धर्म के 10वें गुरु थे जिनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था। उन्होंने सिखों के लिए पंच ककार केश, कंगा, कड़ा, कृपाण और कच्छा को अनिवार्य किया था। 1708 में नांदेड़ में एक अफगानी द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। गुरु गोविंद सिंह जी काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं और आइडल रहे हैं सिख धर्म में। गुरु नानक देव जी थे, अर्जुन देव जी थे और ऐसे ही गुरु गोविंद सिंह जी भी बिहार में हैं ये। ठीक है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म जो है वो बिहार में हुआ था। दे ऑल थिंक कि भाई वो पंजाब में होंगे ऐसा करके, बट ऐसा नहीं है, इनका जन्म बिहार में था। ठीक है। आधुनिक काल में भी बिहार में बहुत सारे जो हैं फेमस पर्सनैलिटी उभर कर सामने आए, जैसे पीर अली।
पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता जिसने पटना में 1857 की क्रांति का बिगुल फूका। अंग्रेजों से संघर्ष के पश्चात उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। वीर कुंवर सिंह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीर कुंवर सिंह 1857 की क्रांति के बिहार में हीरो रहे थे। ठीक है। जगदीशपुर के जमींदार जिसने 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किया। 75 वर्ष की आयु में उन्होंने 1 वर्ष तक अंग्रेजों को से कठिन संघर्ष किया और उनको चुनौती दी। बहुत बड़ी बात है, एक इंसान जिसकी आयु 70 प्लस है वो अंग्रेज़ों से भिड़ गया, बहुत बहुत बड़ी बात है। आज के ज़माने में ऐसा कोई नेता नहीं होगा जो इस तरह की सिचुएशन में खुद को डाल ले, नॉट पॉसिबल। इसके बाद सच्चिदानंद सिन्हा जी के बारे में मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं जब मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर वीडियो बनाई है। जिसको वो वीडियो देखनी है DSSB वाले फोल्डर में जाकर देख सकता है। इस एग्ज़ाम के बाद मैंने बनाया हुआ बहुत बढ़िया तरीके से, वहाँ पे आप अच्छे से समझोगे एनिमेशन के थ्रू। यहाँ तो मैं PDF के थ्रू पढ़ा रहा हूँ क्योंकि समय कम है, वहाँ मैंने एनिमेशन के थ्रू समझाया एक चीज़। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पृथक बिहार के निर्माता, बिहार के अलग निर्माता के रूप में इन्हें जाना जाता है। वे संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष, उसके उनके बाद राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का। मौलाना मजहरुल हक बिहार के मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे आगे थे। उन्होंने असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन में एक अच्छी और सक्रिय भूमिका निभाई, एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा था इनका। उन्होंने पटना में 1920 में सदाकत आश्रम की स्थापना की। गांधी जी उन्हें देशभूषण कहकर बुलाते थे, तो ये बहुत बड़ी बात है, इसको याद रख सकते हैं आप। ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं बिहार की और भारत के पहले राष्ट्रपति रहे, संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष भी रहे, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को सिवान के जीरादेई में हुआ था। वे 1906 में बिहार छात्र सम्मेलन में सक्रिय रूप से आगे आए, उनकी उसमें भूमिका निभाई। वे चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन तक सक्रिय रहे। संविधान सभा के वो स्थायी अध्यक्ष भी बने। ठीक है। इसके बाद हसन इमाम जो है, पटना के निवासी हसन इमाम पेशे से बैरिस्टर थे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। बिहार में उन्होंने साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व किया। जितनी भी आपको पर्सनैलिटी बता रहा हूँ उन्होंने कुछ बहुत बड़े बड़े ही काम किया। और सबसे अच्छी पर्सनैलिटी अब आई है भिखारी ठाकुर। नाम पे मत जाइएगा, काम पे जाइएगा। भिखारी ठाकुर का जन्म 1887 ईस्वी में सारण के कुतुबपुर में हुआ था। वे भोजपुरी के लोक गायक, लोक कलाकार थे। उन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। ये चीज़ याद रखें, किसे भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है तो भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। विदेशिया इनकी सबसे प्रमुख रचना है, कृति है। सबसे प्रमुख कृति क्या है? विदेशिया। इसके बाद सर सुल्तान अहमद, वे पटना विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय कुलपति थे। वे 1937 ईस्वी में वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य बने। 1941 में वे भारत के सरकार में विधि सदस्य के रूप में चुने गए। इसके बाद सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर बने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 में बिहार उड़ीसा के गवर्नर का पद जो है वो छोड़ दिया था, यानी उससे रेजिग्नेशन दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट जो पर्सनैलिटी है राजकुमार शुक्ल, इसके बारे में आप सब ने सुना होगा। जो चंपारण सत्याग्रह है उसमें गांधी जी को लाने का काम और उस समय जो राजेंद्र प्रसाद जी थे वो भी मौजूद थे, तो उसका श्रेय राजकुमार शुक्ल को ही जाता है। चंपारण के प्रसिद्ध किसान नेता थे जिन्होंने किसान की दुर्दशा के प्रति कांग्रेस एवं गांधी जी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। इसकी प्रॉपर स्टोरी है इंग्लिश टेक्स्ट बुक ऑफ NCERT में। अब क्लास कौन सी है ध्यान नहीं, लेकिन है 9th, आई गेस 9th या 10th है। इसके बाद जो नेक्स्ट हैं वो है मोहम्मद यूनिस। 1937 के चुनाव के पश्चात बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री यानी मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया। जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो जो मुख्यमंत्री होता था उसको प्रधानमंत्री का पद बोल दिया जाता था। तो जो अगर कंफ्यूज मत होना है, यहाँ प्रधानमंत्री लिखा है गलत नहीं है, ठीक है। यानी बिहार के पहले मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया 1937 के जो प्रांतीय चुनाव हुए थे उसमें मोहम्मद यूनिस ने। डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में थोड़ा पहले पढ़ा चुका हूँ, दोबारा देखिए। इनका जन्म 1887 ईस्वी में नवादा के खनवा में हुआ, लेकिन इनका पैतृक गांव यानी पैट्रिया जो इनका पिताजी की तरफ का जो गांव था वो शेखपुरा के बरबीघा में था। बिहार के सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी रहे।
स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने थे। इन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर, वन ऑफ माय फेवरेट कवि, बहुत बेहतरीन कवि है, इनकी लाइन सीधा दिल पे जाती है। हिंदी के प्रख्यात लेखक, कवि एवं निबंधकार थे। उनका जन्म 1908 में बेगूसराय के सिमरिया में हुआ था। उन्हें स्वतंत्रता पूर्व विद्रोही कवि के रूप में जाना जाता था। स्वतंत्रता के पश्चात उन्हें राष्ट्रीय कवि के रूप में जाना जाने लगा। उनकी प्रमुख रचना कुरुक्षेत्र, उर्वशी, हुंकार, रेणुका, रसवंती आदि रही है। इसके बाद फणीश्वर नाथ रेणु, ये भी एक जो है आपके क्या रहे, उपन्यास लिखते थे, रचनाकार रहे, उपन्यासकार, लेखक रहे। इनका जन्म 1921 में अररिया जिले के फारबिसगंज के ओराही में हुआ था। हिंदी उपन्यास में उन्होंने आंचलिक लेखक के रूप में जाना जाता है। उनकी प्रमुख रचना मैला आंचल है। मैला आंचल किसकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु की। कहाँ के हैं? बिहार के। मैं फेमस पर्सनैलिटी बता रहा हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है अनुग्रह नारायण सिन्हा। अनुग्रह नारायण सिन्हा, इनका जन्म 1887, देखो अभी 2-3 जो फेमस पर्सनैलिटी गई हैं ऊपर, उन सबके जन्म लगभग 1887 में हुए हैं। औरंगाबाद के पोइयावा में हुआ था। उन्होंने 1917 के चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का साथ दिया था। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने बिहार सरकार में मंत्री का पद संभाला। उन्हें बिहार विभूति की संज्ञा दी जाती है। अनुग्रह नारायण सिन्हा को बिहार विभूति की संज्ञा दी जाती है। इसके बाद जयप्रकाश नारायण, जेपी, जयप्रकाश नारायण जी, ये आंदोलन के नेता के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। जब बिहार और गुजरात में छात्र आंदोलन हुआ था तो इनका आह्वान किया था। इंदिरा गांधी के समय पे भी थे, ठीक है। इनका जन्म 1902 में बिहार के सारण के सिताब दियारा गांव में हुआ था। लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध जयप्रकाश नारायण का राजनीतिक जीवन सविनय अवज्ञा आंदोलन से शुरू हुआ। उन्होंने 1942 की क्रांति में विशेष रूप से भूमिका निभाई। उन्होंने आज़ाद दस्ता का गठन किया। स्वतंत्रता के बाद 1975 में उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया। 1965 ईस्वी में उन्हें मैग्सेस पुरस्कार दिया गया। जब आपातकाल वगैरह लग रहा था, इमरजेंसी वगैरह लग रही थी, तो दिल्ली के रामलीला मैदान में इन्होंने ही सबका आह्वान किया था संपूर्ण क्रांति के लिए। और एक नारा भी देता है, इंदिरा सिंहासन छोड़ो देखो जनता आती है करके, ठीक है, अगर आपने वो आपातकाल को पढ़ा हो थोड़ा तो। इसके बाद जो नेक्स्ट हैं वो है स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत के किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने सन्यासी जीवन बिताते हुए किसानों के अधिकारों के लिए संगठन का नेतृत्व किया। 1929 में उन्हें बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया। उन्होंने 1936 में भारतीय किसान सभा की स्थापना की। उन्होंने हुंकार पत्रिका में अपने विचार प्रस्तुत किए। कर्पूरी ठाकुर, इनका जन्म 1924 में बिहार के समस्तीपुर में हुआ। उन्हें गरीबों का मसीहा के रूप में जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। स्वतंत्रता के पश्चात वे बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री बने। बाद में वो 1917 में मुख्यमंत्री बने। स्वतंत्रता के पश्चात दूसरे उप मुख्यमंत्री थे, बाद में मुख्यमंत्री बने 1917 में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है राहुल संकृत्यायन। वे हिंदी के प्रमुख साहित्यकार थे। उनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था। उनका जन्म 1893 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ। उनके ज्ञान भंडारण के लिए उन्हें महापंडित की उपाधि दी गई। पहले के ज़माने में जिनका ज्ञान या जो एक अलग लेवल टच कर देते थे अपने क्षेत्र में, उनको पंडित की उपाधि दे दी जाती थी, ठीक है। उन्होंने बिहार में किसान आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने सिवान के अंबारी या अनवारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया। खान बहादुर खुदाबख्श खान, इनका जन्म 1842 में सिवान के उखाई में हुआ। उन्होंने पटना के प्रसिद्ध खुदाबख्श लाइब्रेरी की स्थापना की। तो ये आपको पता होना चाहिए कि खुदाबख्श लाइब्रेरी की स्थापना किसने की? तो खान बहादुर खुदाबख्श खान ने की। स्वतंत्रता के बाद इसे राष्ट्रीय धरोहर मानते हुए, नेशनल हेरिटेज मानते हुए 1969 में संसद द्वारा पारित एक प्रस्ताव ऑर्डिनेंस के थ्रू भारत सरकार के अंडर ले लिया गया था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है रामवृक्ष बैनीपुरी। इनका जन्म 1899 में मुजफ्फरपुर के बैनीपुर गांव में हुआ था, इसलिए इनको बैनीपुरी कहा जा रहा है। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और जेल भी गए। उन्होंने युवक नामक समाचार पत्र का संपादन किया। उनकी मुख्य रचना माटी की मूर्तें, चिता के फूल, संघमित्रा, तथागत आदि हैं, ठीक है। चिता के फूल जो है वो काफ़ी फेमस भी है।
जो चिता के फूल है वो काफ़ी फेमस एक है, ठीक है, रचना। नागार्जुन, इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इनका जन्म 1911 में मधुबनी के सतलखा गांव में हुआ था। नागार्जुन ने हिंदी, मैथिली, संस्कृत, बांग्ला में अपने मौलिक रचनाएं लिखी। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, बलचनमा, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ आदि, ठीक है। इसके बाद जो वेरी इंपॉर्टेंट एक और महान जो रहे हैं शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान। ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म 1916 में बक्सर के डूमर गांव में हुआ था। वे शहनाई वादक के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता दिवस यानी 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो लाल किले पर जब झंडा वंडा लहराया जा रहा था तो इन्होंने शहनाई वादन किया था। 2001 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है। ये हमारे सारे जितने भी मैंने आज बताए ये सारे फेमस पर्सनैलिटीज़ थे बिहार के। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो थोड़ी देर में जल्दी आएगी इस वीडियो के अपलोड होने के बाद, तो फटाफट इसको देखिए। जिनके लिए वैल्यू रखती है वीडियो वो इसको ज़रूर देखें, जिनके लिए नहीं रखती वो अपना रिवीजन करते रहें जो उन्होंने पढ़ा है, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तैयारी करते रहिए।